हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है ऑनलाइन 247 में। आज मेमोरी वाले चैप्टर पे चर्चा करनी है। कंप्लीट सेशन होगा, लगभग 40 मिनट का सेशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है इसमें। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो एग्जाम्स में आने वाले लगभग 95% क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे सिर्फ इस वीडियो की मदद से। इतनी गारंटी देकर कहता हूँ। सो इस वीडियो को केयरफुली अंत तक देखिएगा और समझिएगा। वन वन करके सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। स्मृति एक सामान्य शब्द है। मेमोरी पे चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, स्मृति एक सामान्य शब्द है जिसका तात्पर्य क्या होता है। हमारी जो पूर्व की अनुभूतियां हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, उनको मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की क्षमता से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्मृति के यानी मेमोरी के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है धनात्मक पक्ष, दूसरा होता है ऋणात्मक पक्ष। जिस प्रकार से किसी भी चीज के दो पक्ष होते हैं, मेमोरी के भी उसी प्रकार से दो पक्ष हैं। एक धनात्मक, जिसका मतलब है स्मरण करने की क्षमता, और दूसरा है ऋणात्मक, जिसका तात्पर्य है स्मरण करने की अक्षमता। प्रिंटिंग मिस्टेक को थोड़ा सा देखिएगा, बाकी पूरी सतर्कता बरती गई है कि वो ना होने पाए। स्मृति यानी मेमोरी के तीन तत्व कह दें या तीन अवस्थाएं कह दें, वो कौन कौन सी हैं। पहला है संकेतन, मतलब इनकोडिंग। दूसरा है संचयन, मतलब स्टोरेज। और तीसरा है पुनः प्राप्ति, मतलब जिसे हम बोलते हैं रिट्राइवल। अब देखिए, क्या संकेतन कहलाता है, क्या संचयन कहलाता है और क्या पुनः प्राप्ति कहलाता है। तो संकेतन का मतलब होता है कि स्मृति चिन्हों का निर्माण करना, ठीक है, या स्मृति चिन्हों का निर्माण होना। जब हम किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन पे हम प्रत्यक्षण कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं और तंत्रिका तंत्र में ग्रहण कर पाते हैं, वही चीज कहलाती है संकेतन, मतलब इनकोडिंग। इस पे थोड़ी सी और डिस्कस होगी आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इतना जानना पर्याप्त है। दूसरा है संचयन, मतलब क्या होता है स्टोरेज। सूचनाओं को संचित करके रखा जाता है। अब जो आपने इनकोड किया है उसे आप क्या करेंगे, जो आपने इनकोड करके रखा है उसे आप क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। और जो आपने अब स्टोर किया है उसे आप क्या करेंगे, आप रिकॉल करेंगे, मतलब याद करने की कोशिश करेंगे, उनका प्रत्याह्वान करेंगे। और अगर उसमें सक्षम हो जाते हैं तो मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है, आप याद कर पा रहे हैं, आप स्मरण कर पा रहे हैं। ठीक है। इसमें एक चीज कही गई है कि स्मृति के इन तीनों तत्वों का जो संबंध है वो विस्मरण से अधिक होता है। और कोई भी एक तत्व अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो वो विस्मरण ही कहला जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपने इनकोडिंग नहीं की, मतलब संकेतन नहीं किया, तो बाकी इन दोनों का कोई सवाल ही नहीं होता। मान लीजिए आपने संचय नहीं किया, आपने संकेतन तो कर लिया, इनकोड तो कर लिया सूचना को, अगर आपने संचयन नहीं किया तो पुनः प्राप्ति की कोई बात ही नहीं होती। और आपने संकेतन कर लिया, संचयन कर लिया, अगर पुनः प्राप्ति मतलब रिकॉल नहीं कर पाए सूचना को, तो भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो विस्मरण ही कहलाएगा। इसलिए ये बोला गया है कि स्मृति के इन तीनों तत्वों का जो संबंध है वो स्मरण की अपेक्षा विस्मरण से ज्यादा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना ही डिस्कस करना है। अब ये संकेतन मतलब इनकोडिंग पे बात करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर भी कहा जाता है, पंजीकरण भी कहा जाता है, जिसमें चार चीजें आती हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है ध्यान, दूसरा है रिहर्सल, तीसरा है विस्तरण और चौथा है संगठन। संकेतन को पंजीकरण भी कहा जाता है और संकेतन में चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी, ध्यान, रिहर्सल, विस्तरण और संगठन। ये चारों चीजें संकेतन यानी इनकोडिंग के अंतर्गत आती हैं। और ये चारों चीजें जब कंप्लीट होती हैं तो क्या होता है, इनकोडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मेमोरी पे चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चार प्रकार की मेमोरी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उनमें से पहली है संवेदी स्मृति, जिसे हम संवेदी संचयन भी बोल देते हैं या फिर संवेदी रजिस्टर भी बोल देते हैं। अब इंग्लिश में इसे सेंसरी मेमोरी कह सकते हैं, सेंसरी स्टोरेज बोल सकते हैं, सेंसरी रजिस्टर बोल सकते हैं। अब देखिए ये होता क्या है संवेदी स्मृति। इसमें सूचनाओं का संचयन जो होता है 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए होता है। अब देखिए, हर चीज को जानना या समझना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में 60% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सीधा सीधा स्टेटमेंट होगा और चार ऑप्शन होंगे। बट आजकल जो नया ट्रेंड चला है कि 40% क्वेश्चन आपको कैसे दिए जाएंगे। जैसे इसके बारे में बात कर लेते हैं। संवेदी स्मृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब इनमें से कौन से सत्य हैं संवेदी स्मृति के बारे में, और फिर दे दिया पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 3, तीसरा दे दिया केवल 3, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस का जो ट्रेंड चला है आजकल, वो बहुत ही जरूरी है कि आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो संवेदी स्मृति के बारे में पहली चीज हमने क्या जानी कि सूचना का जो संचयन होता है, स्टोरेज होता है, वो 1 सेकंड या उससे भी कम अवधि के लिए होता है। और सूचनाओं का संचयन जो होता है ओरिजिनल मतलब मौलिक रूप में होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाइएगा तो पहली बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, सेकंड टाइम आप नोट बना लीजिएगा। अब देखिए 1 सेकंड के लिए होता है, ओरिजिनल रूप में होता है सूचना का संचयन। दो चीजें क्लियर हो गई। दो प्रकार है संवेदी स्मृति के, पहला है प्रतिमा संबंधी स्मृति। अब प्रतिमा संबंधी स्मृति को हम क्या बोल देते हैं, आइकॉनिक मेमोरी भी बोल देते हैं। तो ये चीज आपने याद रखना है। दृश्य प्रतिमा संबंधी याद रखिए ना रखिए, बट आइकॉनिक याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये इसका नाम तो बदल जाता है बट ये सेम रहता है। तो इंग्लिश टर्म आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी इमेज आपने देखी, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने देखा, किसी वस्तु को आपने देखा, उसका जो दृश्य, उसके स्मृति चिन्ह है आपके मस्तिष्क में 1 सेकंड के लिए रहते हैं, और यही चीज कही गई है दृश्य प्रतिमा संबंधी स्मृति में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिध्वनिक स्मृति। इसे हम बोल देते हैं एक्वाइक मेमोरी। एक्वाइक मेमोरी ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्वाइक मेमोरी। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमने प्रतिमा लिखा, प्रतिमा मतलब इमेज से संबंधित हमने बात की। इसमें हम किससे संबंधित बात करेंगे, साउंड। यदि किसी साउंड या आवाज को आप 1 सेकंड के लिए अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं तो किस में आएगा, प्रतिध्वनिक स्मृति में। एक्वाइक मेमोरी से हम बोल देते हैं। अब बात करते हैं लघु अवधि स्मृति। ये सेकंड टाइप है, ठीक है, मेमोरी का दूसरा प्रकार है। पहला हमने बात की संवेदी स्मृति में, दूसरी बात कर रहे हैं लघु अवधि स्मृति। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु अवधि स्मृति। देखिए विलियम जेम्स एक बहुत बेहतरीन नाम है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उन्होंने इसे क्या कहा, प्राथमिक स्मृति कहा, यानी प्राइमरी मेमोरी कहा। ठीक है, अब विलियम जेम्स की यहाँ पे बात आ जाती है, तो इनके बारे में 4 चीजें छोटी छोटी समझ लेते हैं। है तो हालांकि अपने आप में बहुत बड़ी। विलियम जेम्स, जिन्हें प्रकारवाद का जनक कहा जाता है, पहली चीज प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। दूसरा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तीसरा है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, मतलब अमेरिकी मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कि इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान के सिद्धांत। और वो कब लिखी थी, 1890 में। तो ये चीजें याद रखिएगा आप, हो सकता है कि पूछ दे आपसे। तो विलियम जेम्स ने इसे प्राइमरी मेमोरी कहा। इसमें बोला गया सूचना का धारण 20 से 30 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज कहेगी, स्मृति के इस हिस्से में चंकिंग होता है और सूचनाओं का अस्थायी संचयन होता है। इन सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या चीज है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अननोन व्यक्ति को कॉल करने के लिए क्या करते हैं आप, जैसे कोई टेलीफोनिक डायरेक्टरी उठाते हैं और उसमें बहुत सारे नंबर लिखे हैं। अब मान लीजिए इसको हमें कॉल करना है, तो इसका नंबर आपने यहाँ से पिक किया, उठाया, और उसे उसका नंबर देखकर आप डायल मतलब मोबाइल पे डायल करते हैं। और अगर सामने वाले का मोबाइल एंगेज आया तो उसे क्या करते हैं आप, थोड़ी देर बाद डायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डायल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है मोबाइल के डायलर पैड पे तो वो नंबर डला हो, बट आपने जो नंबर याद किया था एक बार देख करके तुरंत, कि जैसे कोई 10 अंक का नंबर है, 10 अंक का, तो उसे आपने तुरंत याद किया और डायल कर दिया एक ही बार में। बट दोबारा जब आप कोशिश कर रहे हैं उसे याद करने की, तो आपको याद नहीं हो पा रहा है, मतलब आप उसे भूल चुके हैं 10-20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है कि मतलब सूचनाओं का अस्थायी संचयन होता है और सूचनाओं का जो धारण होता है वो 20-30 सेकंड के लिए होता है। बात समझ में आई, आगे होगी, एक बार पुनः समझ लेते हैं। अननोन व्यक्ति को कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, टेलीफोनिक डायरेक्टरी से आप नंबर लेते हैं, डायल करते हैं। अगर सामने वाले का नंबर बिजी आता है तो आप फिर 20-30 सेकंड बाद डायल करने की जब कोशिश करते हैं तो नंबर आपको भूल चुका होता है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। कुछ लोगों को हो सकता है कि मुझे याद रहता है ये वो, है ना। तो ये सब चीजें छोड़ करके हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बनाने हैं कॉन्सेप्ट जो लघु अवधि स्मृति के बारे में, इसके बारे में कुछ बिगाड़ना नहीं है। तो ये चीज समझ के रखिएगा। इसमें कहा गया स्मृति के हिस्से में चंकिंग होता है। व्हाट इज चंकिंग, चंकिंग मीन्स खंडन। अब खंडन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्मृति के किस हिस्से में चंकिंग होता है, और 4 प्रकार की स्मृति के नाम दिए हुए थे। तो चंकिंग होता है जैसे किसी चीज का एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 9 6 3 0 9
99295, ठीक है। तो इसे हम, जैसे एक मान लीजिए एक मोबाइल नंबर है ये, ठीक है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, ये 9,63,9,99,295। हम ये पढ़ने की अपेक्षा हम इसे किस तरह पढ़ते हैं, 96, 30, 99, 92, 95, मतलब खंड, मतलब टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। तो यही चीज कहलाती है खंडन। जैसे कोई भी बड़ा नंबर है, आप किसी को नंबर बताते हैं अपना मोबाइल नंबर, तो आप उसे ये तो नहीं बताते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर है 9,63,09,99,295, ऐसे नहीं बताते। आप उसे क्या बताते हैं, 96, 30, 99, 92, 95, मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताते हैं, और यही चीज कहलाती है चंकिंग। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चलन स्मृति, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन जो है बेड्डेली नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। अब देखिए इसके बारे में चारों चीजें समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सूचनाओं का संचयन जो होता है या सूचनाओं को 20-30 सेकंड तक रखा जाता है, जैसा कि हमने बात की थी लघु अवधि स्मृति में, और उन्हें संसाधित भी किया जाता है, लेकिन लघु अवधि स्मृति में संसाधित नहीं किया जा सकता। अब संसाधित करना क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। इसमें सूचनाओं को जोड़ तोड़ करना शामिल होता है। इसमें भंडारण क्षमता और प्रक्रिया क्षमता, मतलब देखिए संसाधित करना मतलब प्रोसेस करना, और प्रक्रिया करना मतलब भी प्रोसेस करना ही होता है। तो इसमें भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेस कैपेसिटी दोनों चीजें होती हैं। और बेडली नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था इसे चलन स्मृति को मानसिक वर्कबेंच कहा। तो मानसिक वर्कबेंच किसे कहा गया, चलन स्मृति को। अब इसके बारे में कुछ चीजें और समझ लेते हैं, बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2550055, ये एग्जांपल हमेशा मैं यही एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो भी देखे तो वो कम से कम ये समझे कि कॉन्सेप्ट उसका बने, ठीक है। अब देखिए किसी नंबर को, जैसे ये लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर, उसको 20-30 सेकंड तक आप दिमाग में रख पाते हैं इसको याद करके, वो तो क्या है, STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल होगा, मतलब लघु अवधि स्मृति का एग्जांपल होगा। लेकिन इसको आप स्टोरेज साथ, मतलब इसको दिमाग में रखने के साथ साथ, इसको धारित करने के साथ साथ, धारण करने के साथ साथ इसको प्रोसेस करें। प्रोसेस कैसे करें, शुरू में 2 लिखा हुआ है, इसके बाद 55 है, लास्ट में भी 55 है, और बीच में 00 लगा हुआ है। मैंने क्या कहा, शुरू में 2 है, लास्ट में 55 है, और 2 के बाद भी 55 है, और 55 के बीच में 00 है, ठीक है। तो ये दिमाग में जो ये चीज आप करके रखते हैं ना, प्रोसेस करते रहते हैं, ये सारी चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है चलन स्मृति। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। या इसे आप जो बार बार दोहराते रहते हैं ना, इसे बार बार जो दोहराते रहते हैं वो भी चलन स्मृति का एक प्रकार है कि 2550055, 2550055। तो ये भी किसका है, वर्किंग मेमोरी यानी चलन स्मृति का ही एक हिस्सा होगा। अब आगे बात करें, देखिए तो इसमें हमने क्या कहा कि इसमें संसाधित भी किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, सूचनाओं का जोड़ तोड़ शामिल होता है। जोड़ तोड़ शामिल होता है मतलब आप अपने हिसाब से सूचनाओं को रखते हैं कि शुरू में 2 है, 55 है, लास्ट में 55 है, 00 है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लास्ट में 00, 55, 00, 55 और मतलब शुरू में 2 है। तो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेस कैपेसिटी दोनों होती है, दोनों चीजें हमने देख ली। मानसिक वर्कबेंच कहा था, ऐसे बेडली ने कहा है। अब देखिए चलन स्मृति की बात की गई, ये एक त्रिस्तरीय तंत्र है, मतलब 3 स्तरीय तंत्र है, ठीक है। पहला है ध्वनिग्रामी लूप, मतलब जिसे फोनोलॉजिकल लूप कहा जाता है। अब फोनोलॉजिकल, जैसे ध्वनि से संबंधित ही बात की गई है, अब ध्वनि से संबंधित बात की गई है तो सीधी सी बात है, आवाज से संबंधित सूचनाओं को थोड़ी देर के लिए संचित करके रखा जाता है, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट है, पहला कौन सा, एक तो ध्वनिक कोड होता है, ध्वनिक कोड आप लिख सकते हैं, ध्वनिक कोड, ठीक है। और दूसरा होता है रिहर्सल, मतलब पुनराभ्यास कह देते हैं जिसे, पुनराभ्यास, ठीक है, मतलब रिहर्सल, इसे देख लीजिएगा, ठीक है, रिहर्सल। इसके 2 पार्ट है, मतलब ध्वनिग्रामी लूप के। तो ये चीज समझ आ गई होगी कि इसमें सूचनाओं को, कैसी सूचनाओं को, जो आवाज से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित सूचनाएं हैं, उनको क्या किया जाता है, संबद्ध करके सूचनाओं को रखा जाता है। दूसरा है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, मतलब विजुअल स्पेशियल स्केच पैड की बात आती है। और ये चीज बोली गई है कि ये वाली जो मेमोरी है ना, और ये चीज जो होती है, ये स्मृति महिलाओं की अपेक्षा जो होती है पुरुषों में अच्छी होती है। मतलब दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, मतलब किसी भी स्थान का, ये स्पेस को देख करके अंदाजा लगाना, गेस कर लेना कि कहाँ पे कितने में क्या कैसी चीजें हो सकती है, क्या बेहतर बन सकता है, ठीक है। तो ये विजुअल स्पेशल स्केच पैड की बात कर रहे हैं अपन,
ये फोनोलॉजिकल, देखिए ये फोनोलॉजिकल लूप जो है और विजुअल स्केच स्पेशियल स्केच पैड जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब अगर एक साथ काम करना चाहे तो इसमें भी काम चल सकता है और ये भी काम कर सकता है एक साथ। कैसे काम कर सकता है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। लूप में क्या होता है, ध्वनिग्रामी लूप में सूचनाओं का रिहर्सल भी शामिल होता है, ठीक है, रिहर्सल भी शामिल होता है। और इसमें स्थानिक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने कई दफा दोहराया है कि आप किसी नंबर को देखते हैं तो शुरू में ये है, इसके बाद ये लिखा हुआ, लास्ट में ऐसा लिखा हुआ, उसके पहले ये लिखा हुआ, तो ये क्या है, मतलब आप इसकी स्थानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। तो स्थानिक व्यवस्था को ध्यान में भी रख सकते हैं और दोहरा भी सकते हैं उस चीज को। तो मतलब इन दोनों में एक साथ काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें काम चल रहा है तो इसमें रुका रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में एक साथ काम चल सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, केंद्रीय कार्यपालक इसका तीसरा हिस्सा है या तीसरा तंत्र है। केंद्रीय कार्यपालक को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं और यह लूप व स्केच पैड की सूचनाओं को समन्वित करता है। लूप मतलब ध्वनिग्रामी लूप और दृष्टि स्थानिक स्केच पैड की सूचनाओं को जो करता है, समन्वित करता है, बैलेंस बना के रखता है। और यह एक पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर की भांति काम करता है। कौन? केंद्रीय कार्यपालक। और देखिए एक चीज और चीज कही गई, दो चीजें और कही गई हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग करता है कि मतलब समस्या समाधान की प्लानिंग कौन करता है? केंद्रीय कार्यपालक करता है। कोई सूचना उचित है या अनुचित है ये कौन बताएगा? ये बताएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्रीय कार्यपालक। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब दीर्घ अवधि स्मृति। ठीक है, दीर्घ अवधि स्मृति। अब विलियम जेम्स की बात आती है फिर से। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? लघु अवधि स्मृति को मतलब एसटीएम को क्या कहा था? प्राथमिक। और एलटीएम को इन्होंने क्या बोल दिया? एलटीएम को मतलब लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि स्मृति को इन्होंने द्वितीयक स्मृति कह दिया। अब देखिए द्वितीयक स्मृति का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे इसे। अगर कोई विद्यार्थी हमसे ये कहता है कि लास्ट ईयर के एग्जाम में इस प्रश्नावली से या इस पार्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर के एग्जाम में इस पार्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? ये होगा आपकी दीर्घ अवधि स्मृति का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये बार्टलेट और स्क्वायर नाम के दो मनोवैज्ञानिक हैं। बार्टलेट और स्क्वायर नाम के दो मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अंतर विषय के आधार पर ये स्मृति को, किसको? दीर्घ अवधि स्मृति को दो भागों में बांटा। पहला कौन सा? घोषणात्मक स्मृति या स्पष्ट स्मृति, जिसे डेक्लेरेटिव बोल सकते हैं या फिर इम्प्लिसिट बोल सकते हैं, सॉरी एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी सूचनाएं होती है जिनके बारे में आप प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दे पाते हैं? जैसे किसी आंखों देखे मैच का वर्णन, किसी घटना का वर्णन जो आपने देखा है, गणित के नियम, सिद्धांत, दुनियादारी जो भी है, वो घोषणात्मक स्मृति जिसकी आप स्पष्ट रूप से जानकारी किसी को दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार इन्होंने बताया जो अघोषणात्मक स्मृति या अस्पष्ट स्मृति या संक्रियात्मक स्मृति। अब इसमें जो होता है स्किल्स मतलब हमारे कौशल, ठीक है, हमारे कौशल होता था। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव ऑपरेशंस से संबद्ध ज्ञान होते हैं। जैसे हम कोई साइकिल चला रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? अघोषणात्मक स्मृति की, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारी नहीं होती। साइकिल चला रहे होते हैं हम, तो कर तो हम ही रहे होते हैं, कर तो हम ही रहे होते हैं, बट हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक ये जो संज्ञानात्मक ऑपरेशन है वो चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है? साइकिल में कब ज्यादा पैडल मारना है, कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे कितनी मात्रा में ब्रेक लगाना है, कहाँ पे कितनी बगल से साइकिल निकालना है, कहाँ पे जगह, जैसे रास्ते में गड्ढे वगैरह भी होते हैं, जैसे रास्ते में आप चलते हैं गड्ढे वगैरह भी होते हैं, तो आपको पता है कि साइकिल यहाँ से ले जा रहे हैं तो इस साइड से निकालना है कि इस साइड से। तो मतलब ये दिमाग में जो चलता रहता है ना, उसकी हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं होती है। हम उसको किसी को ये नहीं बता सकते कि इस रास्ते में जाएंगे हमें, तो अगर हम किसी रास्ते पे गए नहीं कभी, तो हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम इस रास्ते पे जाएंगे तो आगे जाके कहाँ पे हमें दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। तो स्पष्ट रूप से हमें जानकारी नहीं होती। अब जब हम चलते हैं तभी हम समझते जाते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बात रही अघोषणात्मक स्मृति के बारे में। और अघोषणात्मक स्मृति को संक्रियात्मक या प्रोसीजरल मेमोरी भी बोल दिया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रकृति के आधार पर टुलविंग, ये बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक है ना टुलविंग। इन्होंने क्या कहा? नेचर के आधार पर दो भागों में बांटा इसी को, आपके एलटीएम को मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी को। एक है प्रासंगिक यानी एपिसोडिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी क्या चीज है? देखिए, जीवन में कब कहां से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसका सब संबंध कहां पे होता है? प्रासंगिक स्मृति में। और ये अर्थगत स्मृति में, जैसे इसमें कहा गया है कि मेरे बचपन के दिन बहुत अच्छे दिल्ली में बीत रहे थे, ये दिल्ली में बीते मेरे बचपन के दिन, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? प्रासंगिक स्मृति। और ये चीज बोला गया है कि प्रासंगिक स्मृति महिलाओं में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। बाकी अर्थगत स्मृति की बात है सिमेंटिक मेमोरी की,
तो दुनिया भर का जितना जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है, वो सब अर्थगत स्मृति में ही आता है। दो धन दो चार होता है, ये आप अर्थगत स्मृति के माध्यम से ही जान पाते हैं। कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता और फादर माने पापा, मदर माने माँ, ये सब किसके वजह से होता है? अर्थगत स्मृति के कारण ही होता है। इसी के माध्यम से आप समझ पाते हैं। दो चीजें और समझ लीजिएगा। एक घोषणात्मक स्मृति में इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है? इसका एक प्रकार कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। मतलब इसे लिख लीजिएगा कि आत्मकथात्मक स्मृति कहलाती है। और आत्मकथात्मक स्मृति, इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आत्मकथात्मक स्मृति जो है वो किसका प्रकार है? घोषणात्मक स्मृति का। और आत्मकथात्मक स्मृति का एक प्रकार है फ्लैश बल्ब, इसे पूर्व दीप्ति बोल देते हैं। पूर्व दीप्ति स्मृति, पूर्व दीप्ति स्मृति किसका प्रकार है? आत्मकथात्मक स्मृति का। तो इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये जो आत्मकथात्मक स्मृति है वो किसका प्रकार है? तो वो घोषणात्मक स्मृति का प्रकार है। पूर्व दीप्ति स्मृति किसका प्रकार है? वो आत्मकथात्मक स्मृति का प्रकार है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट समझ लीजिए कि स्मृति के बायोलॉजिकल निरूपण के लिए, जैविक निरूपण के लिए mRNA मतलब मैसेंजर, M फॉर मैसेंजर माने संदेशवाहक, संदेशवाहक कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अणु जिम्मेदार होते हैं। तो स्मृति के जैविक निरूपण के लिए क्वेश्चन भी पूछा हुआ, इसलिए मैंने फैक्ट में डाल दिया। ठीक है, स्मृति के जैविक निरूपण के लिए mRNA के अणु जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग मतलब स्मरण के स्वरूप की। देखिए, नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग की अगर हम बात करें तो स्मरण में 4 तरह की उप प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, मतलब सब प्रोसेस शामिल होती हैं। कौन कौन सी है? पहला लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना होता है। दूसरा है रिटेनिंग मतलब धारण करना, जो आपने सीख लिया उसे दिमाग में कितनी देर तक धारण करके रख सकते हैं। तीसरा है रिकॉलिंग और चौथा है रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। लर्निंग, देखिए सीखना स्मरण की पहली सीढ़ी है। जब तक विद्यार्थी को कोई चीज को सीखेगा नहीं तो स्मरण का सवाल उत्पन्न ही नहीं होगा, इसलिए लर्निंग फर्स्ट स्टेयर है, पहली सीढ़ी है। दूसरी चीज बोली गई रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब मैंने कहा धारण करना। धारण जितना लंबा, जितना मजबूत होगा तो याद करने की क्षमता जो है आपकी, ठीक है, स्मरण करने की क्षमता जो है उतनी तीक्ष्ण मतलब शार्प होती जाएगी। बात करें अगर रिकॉल की, रिकॉल का मतलब क्या होता है? प्रत्याह्वान करना, मतलब जो आपने स्टोर करके रखा है उसे जांच करने की एक विधि है एक तरह से। ठीक है, सीखे गए पाठ को व्यक्ति कितना धारण किए हुए है, ये जांच करना क्या कहलाता है? रिकॉलिंग कहलाता है। और रिकॉग्नाइजिंग क्या कहलाता है? रिकॉग्नाइज भी सीखे गए पाठ को, मतलब जो आपने पाठ सीखा है उसको आप कितना धारण किए हुए हैं, तो इसे जांच करने की विधि में रिकॉग्नाइज। अब देखिए, एक चीज तो कंफ्यूजन क्रिएट कर गई होगी आपके दिमाग में कि रिकॉलिंग भी धारण को जांच करने की विधि है, रिकॉग्नाइजिंग भी मतलब रिटेनिंग को जांच करने की विधि है, धारण को जांच करने की विधि है। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग? मतलब यहाँ पे रिकॉल और रिकॉग्नाइज के बीच क्या मतलब एक अहम अंतर है, बड़ा अंतर है, समझ लीजिए। जैसे देखिए, रिकॉल करना क्या होता है? मैंने इस पुस्तक से एक कविता याद की, एक कविता याद की और इसे बंद करने के बाद, इसे फोल्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ? उस कविता को याद करने की कोशिश करता हूँ। ये कहलाता है रिकॉल। मतलब रिकॉल जो होता है ओरिजिनल लेसन की एब्सेंस में होता है। ओरिजिनल लेसन की एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति में होता है। मैं कविता तब याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जब किताब बंद है, क्योंकि मैं इसे पहले पढ़ चुका हूँ। बट रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। मैंने पहली बार आपको एक सूची दी और उस सूची में 4 शहरों के नाम है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। ठीक है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। और इसके बाद एक और लिस्ट मैं आपको देता हूं दोबारा, उसमें मैं 10 नाम देता हूं। उसमें 10 नाम में से 4 नाम तो ये हैं, 6 और नाम मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ठीक है, मैंने 6 और नाम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि इसके पहले कौन से नाम आप पढ़ चुके हैं। अगर आप इन चारों नाम को पहचान पाते हैं इस लिस्ट में तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज। मतलब रिकॉग्नाइजिंग जो होगा, मतलब पहचान करना होगा, वो ओरिजिनल लेसन की उपस्थिति में होगा। ओरिजिनल लेसन ये तो उपस्थित है ही है, देखिए कलर चेंज कर लें तो थोड़ा समझ आ जाएगा। ये तो उपस्थित है ही है, इसमें कुछ चीजें और ऐड करके मैंने यहाँ पे रख दी है, तो ये कहलाएगा रिकॉग्नाइज करना। होपफुली कि आप बेहतर ढंग से इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यू पॉइंट्स, कुछ विचारधाराएं जो चल रही हैं किसके बारे में, रिमेम्बरिंग मतलब स्मरण के बारे में कुछ विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी विचारधाराएं? देखिए, पहली चीज तो कही गई है कि स्मरण का स्वरूप जो होता है वो पुनरुत्पादक होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव होता है। ठीक है, और इस विचारधारा के समर्थक कौन है? एबिंगहास। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया यहाँ से कि स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है, इसका समर्थन किसने किया या इसके समर्थक कौन है? तो एबिंगहॉस है। देखिए,
इसमें कहा गया, एबिंगहॉस ने कहा कि जो रिकॉर्ड मटेरियल होता है, जिस मटेरियल को प्रत्याह्वान किया जाता है, वो जो पहले सीखा गया पाठ है, ओरिजिनल लेसन की कार्बन कॉपी होता है। और ये बताया गया है कि क्वांटिटी में अंतर होता है, क्वालिटी में अंतर नहीं होता। मतलब मात्रा में अंतर हो सकता है, कार्बन कॉपी है, मात्रा में अंतर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी मतलब गुण में अंतर नहीं हो सकता है। तो ये चीज कही एबिंगहॉस ने, चीजें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज कही गई है, स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है। मतलब इसका जो स्वरूप होता है वो रिकंस्ट्रक्टिव होता है। इस विचारधारा के समर्थक जो हैं बार्टलेट नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जिन्होंने LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो भागों में बांटा था, बार्टलेट और स्क्वायर ने, अंतर विषय के आधार पर। ये वही है बार्टलेट, ठीक है। स्मरण का स्वरूप क्या होता है? रचनात्मक होता है। अब रचनात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें ये बोला गया कि जब आप कोई लेसन पढ़ते हैं, कोई लेसन आप पढ़ते हैं, तो उसे हूबहू उसको मतलब एज इट इज नहीं बताते हैं, उसका मतलब है ना, उसमें क्या करते हैं, जब आप बताते हैं तो ओरिजिनल लेसन में से कुछ चीजें आप गायब कर देते हैं, मौलिक पाठ से कुछ चीजें आप हटा देते हैं और कुछ चीजें अपने हिसाब से उसमें ऐड कर देते हैं। तो मतलब उसका पुनरुत्पादन करते हैं, उसको रिप्रोडक्ट नहीं करते हैं कि मतलब एज इट इज हूबहू वही चीज आप उतार दे, रट्टा मार कर नहीं करते हैं। तो इसमें ओरिजिनल लेसन में कुछ चीजें आप हटा देते हैं और कुछ चीजें जोड़ करके आप उसका पुनरुत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें शामिल होती है, किसमें? स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्टिव होता है। देखिए, इनका एक बड़ा फेमस सा प्रयोग था, इन्होंने कहानी सुनाई द वार ऑफ द घोस्ट। बड़ी फेमस सी कहानी थी ये, द वार ऑफ द घोस्ट, याद रखिएगा। मान लीजिए 4 है, हालांकि इन्होंने तो ये 10 पर प्रयोग किया था, बट समझने की कोशिश कीजिए। पहला बंदा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन्होंने सबसे पहले इसको कहानी सुनाई और अब इस पहले वाले से बोला कि अब दूसरे वाले को कहानी सुनाओ, दूसरे वाले से बोला तीसरे वाले को कहानी सुनाओ और तीसरे वाले से बोला चौथे वाले को कहानी सुनाओ। तो जो प्रयोग करता है मतलब बार्टलेट है, बार्टलेट ने पहले नंबर वाले पर्सन को कहानी सुनाई, लेकिन जब लास्ट में क्या हुआ, चौथे नंबर तक पहुंच गए, इस तरह से 10 नंबर तक पहुंच गए। अब इसके बाद इन्होंने जो कहानी इसको सुनाई, 2 नंबर को, पहले नंबर के बंदे ने जब दूसरे नंबर के बंदे को कहानी सुनाई, तो कहानी में अपने हिसाब से कुछ चीजों को इंटरफेयर कर दिया। कैसे इंटरफेयर कर दिया? जो उसके हिसाब से जरूरी है, जो इसके हिसाब से जरूरी चीजें हैं वो उसने ऐड कर दी और समझाने के लिए, और कुछ चीजें हटा दी। दूसरे नंबर के बंदे ने भी वही किया, कुछ चीजें अपने हिसाब से जोड़ दी और कुछ चीजें हटा दी। 3 नंबर के बंदे ने भी जब चौथे नंबर के बंदे को सुनाया, कहानी सुनाई, तो उसने क्या किया, अपने हिसाब से कुछ चीजें हटा दी जो इसने सुनाई थी। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, पुनर्रचनात्मक होता है, रचनात्मक होता है। चित्र आरेखन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले इसी तरह से प्रयोग किया, चित्र वाला प्रयोग किया कि इन्होंने एक बिल्ली का प्रयोग मतलब चित्र दिया, इन्होंने बिल्ली देख करके बनाई। इसके बाद अब जो पहले नंबर के बंदे ने चित्र बनाया उसको देख करके दूसरे नंबर के बंदे को दे दिया गया चित्र बनाने के लिए। दूसरे नंबर के बंदे ने जो चित्र बनाया उस चित्र को रख दिया गया तीसरे नंबर के बंदे के सामने कि अब लोग इसको देख करके चित्र बनाओ। तो इस तरह से बिल्ली जाते जाते उल्लू बन गई, या फिर उल्लू का चित्र दिया गया तो जाते जाते फिर वो बिल्ली बन गई। तो इस तरह से ये चीजें हैं कि स्वरूप जो होता है पुनर्रचनात्मक होता है। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कि धारण मतलब रिटेनिंग को कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब 2 तरह के कारक, एक तो विद्यार्थी से संबंधित कारक होगा जो उसके धारण को प्रभावित करेगा, और दूसरा सीखे गए पाठ से संबंधित कारक होगा जो उसके धारण को प्रभावित करेगा। तो विद्यार्थी से संबंधित जो कारक है वो है आयु मतलब एज, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सीखे गए पाठ से संबंधित कारक लिखा हुआ है यहाँ पे, कारक होना चाहिए था। अब सीखे गए पाठ से संबंधित कारक कौन कौन से सकते हैं? सीखने की विधि, और सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि लर्निंग में सीखने की जो विधि है वो कैसी होनी चाहिए। अगर अच्छी है तो बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। विषय का स्वरूप मतलब नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, सार्थक है निरर्थक है, सार्थक होगा तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसमें भी एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द लिए। निरर्थक शब्द जल्दी भूल जाते हैं हमें, जैसे पी क्यू डब्ल्यू एक्स जेड टी, इस तरह से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा देर याद नहीं रहेंगे। बट अगर आप एक कहानी याद करने की कोशिश करें तो कुछ हद तक अगर वो सार्थक है तो वो याद हो जाएगी। सीखने की मात्रा ये भी बहुत मायने रखती है। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में आप सारी चीजें सीख ले, आपके मेमोरी की भी, आपके मस्तिष्क में भी सीखने की एक लिमिट होती है, और अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो चीजें फिर मतलब हेर फेर करना शुरू कर देंगे, फिर मिक्सचर होने लगेंगे, वो सब दिमाग का दही बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय की लंबाई, लंबे विषय का धारण जो होता है छोटे विषय की तुलना में अधिक होता है। ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। बट आपने अगर फैक्ट्स पढ़े हैं और चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लंबे विषय का धारण छोटे विषय की तुलना में अधिक होता है। मतलब छोटा विषय कहने का मतलब जल्दी भूल जाता है और जो लंबा विषय है वो ज्यादा देर तक याद रहता है। अब धारण को जांच करने की कुछ और विधियां हैं, जिसमें रिकॉग्नाइजिंग मेथड और रिकॉल मेथड तो आपने बात कर ली। रीलर्निंग मेथड होता है, मतलब पुनः आप एक बार क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और रीलर्निंग मेथड को सेविंग मेथड भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक इसका एबिंगहास ने किया था, रीलर्निंग मेथड का। और रिकॉन्स्ट्रक्टिव मेथड वही चीज है जो आपने अभी समझा है, स्मरण का स्वरूप जो होता है पुनर्रचनात्मक होता है। ठीक है, तो ये चीजें रही छोटी छोटी। अब बात करते हैं विस्मरण के स्वरूप की, मतलब नेचर। आप अगर फॉरगेटिंग की बात करें तो गेल्डार्ड नाम के एक मनोवैज्ञानिक, गेल्डार्ड ने विस्मरण को क्या कहा कि एक नकारात्मक धारण माना है, मतलब निगेटिव रिटेनिंग माना है। देखिए, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं विस्मरण के बारे में, कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। मतलब एक चीज और समझ के रखिए, इसके प्रतिपादक एबिंगहॉस हैं। और अगर विस्मरण वक्र की बात आ जाए, कभी भी फॉरगेटिंग कर्व की बात आ जाए, तो एबिंगहॉस द्वारा ही दिया गया था विस्मरण वक्र। ठीक है, एबिंगहॉस ने क्या कहा कि चीजें हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में पहले से जो रखी हुई हैं, अगर उनका यूज नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब भूल जाती हैं। तो इस तरह से एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। और विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। इसका प्रतिपादन बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने किया, मतलब बहुत से नाम है, इसलिए मैंने इसे इसमें मेंशन नहीं किया है। अब इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो चीजें हम नई सीख रहे हैं, नई सीखने की वजह से पुरानी चीजें क्या हो रही है, हमें भूलती जा रही है। मतलब एक सक्रिय प्रक्रिया है कि नई चीजें सीख रहे हैं, इनकी वजह से हमें पुरानी चीजें भूल रही हैं। तो इस तरह से इसे बोला गया कि सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। दो तरह की विचारधाराएं शामिल हैं, चल रही हैं, मतलब मानी गई हैं। ये आप याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें तो ठीक ही है। अब एक नाम आता है बड़ा अच्छा, जैगार्निक प्रभाव। जैगार्निक प्रभाव होता क्या है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर किसी कार्य को आप अधूरा सीख रहे हैं या इसे किसी कारणवश किसी काम को छोड़ रहे हैं, तो उसके स्मृति चिन्ह अधिक समय तक मस्तिष्क में बने रहते हैं। इसलिए यही होता है, जब आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे कि जो गाना आपसे पूरा नहीं बनता है, वो आपको ज्यादा देर तक याद, उसी को गुनगुनाते रहते हैं आप। यही होता है जैगार्निक प्रभाव, क्योंकि उसी चीज को आप याद करने की कोशिश भी करते हैं और वो आपसे आपके उसके स्मृति चिन्ह जो है आपके मस्तिष्क में ज्यादा समय तक बने रहते हैं। ठीक है, अब दो तरह के अवरोध की बात की गई है। एक बोला गया पृष्ठोन्मुखी अवरोध या पूर्व लक्ष्य अवरोध या फिर रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, धारण अंतराल में सीखे गए पाठ के स्मृति चिन्ह का प्रभाव मूल पाठ पर पड़ता है। यहां से समझ नहीं आया होगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पूछा गया है कि पूर्व में सीखे गए पाठ बाद में सीखने वाले पाठ के अब मतलब रिकॉलिंग में या उसको पहचान करने में, उसके प्रत्यास्मरण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये किस प्रकार का अवरोध है, बहुत अटपटे से क्वेश्चन बनते, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करें पृष्ठोन्मुखी अवरोध को या पूर्व लक्ष्य अवरोध को या रेट्रोएक्टिव, अगर आप मेरी सजेशन माने तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन याद रखिएगा, ये जरूरी है। अब इसमें होता क्या है, आपने जैसे देखिए यहाँ पे कोई ओरिजिनल लेसन सीखा और इसके बाद यहाँ पे आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ पे कोई ओरिजिनल लेसन सीखा, यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में, ये मान लीजिए समय अंतराल है, इस समय अंतराल में आपने जो भी चीजें सीखी, इसमें मान लीजिए जो भी, ये धारण अंतराल कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख तो नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये धारण अंतराल कह सकते हैं। और धारण अंतराल में सीखे गए पाठ के स्मृति चिन्हों का ओरिजिनल लेसन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब ओरिजिनल लेसन ये है, इसको आप याद करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में, ये जो धारण अंतराल है, ये समय, इसमें आपने जो चीजें सीखी है वो बाधा बन रही हैं इसको याद करने में। एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रंगीन रंगीन। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई लेसन सीखा और यहाँ पे उसे याद करने की कोशिश करते हैं, इस लेसन को यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड मान सकते हैं कि आपने 10 तारीख को कोई चीज याद किया और 12 तारीख को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को आपने ओरिजिनल लेसन सीखा, 12 तारीख को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, 11 तारीख को भी आपने कुछ चीजें सीखी होंगी और 11 तारीख की चीजें ही बाधा बन रही हैं किसको याद करने में, 10 तारीख वाली चीजों को याद करने में। और याद कब कर रहे हैं, 12 तारीख को। तो मतलब मूल पाठ या ओरिजिनल लेसन को याद करने में ये धारण अंतराल के समय में सीखी गई चीजें बाधा बन रही हैं। और ये किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का। आगे बढ़ते हैं अग्रलक्षी अवरोध, या इसको प्रोएक्टिव बोला जाता है। अब प्रोएक्टिव अवरोध की बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज सीखा और यहाँ पे भी हमने कोई चीज सीखा और इसे हम इसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज रोड़ा बन रही है, ये चीज हमारी बाधा बन रही है। जो हमने पहले सीखा है वो चीज अब बाधा बन रही है यहाँ पे याद करने में। तो ये कहलाएगा किसका, अग्रलक्ष्य अवरोध का या प्रोएक्टिव का। प्रोएक्टिव मतलब पहले सीखी गई चीजें जो है
हमारे मार्ग में यानी याद करने में बाधा बन रही हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। इन दोनों के बारे में सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि बट ये क्लियर हो गया होगा। विस्मरण के कुछ सिद्धांत हैं। हास या अनुपयोग का सिद्धांत, या इसे डिकाय थ्योरी भी बोला जाता है, और इसके समर्थक जो हैं एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक हैं। दूसरा है बाधक या हस्तक्षेप का सिद्धांत, इसे व्यवहारवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें पर्याप्त है। कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलर, कोफका, कर्टलेविन और उसुबेल इसके समर्थक हैं। और अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो विस्मरण के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या इस विस्मरण के अनुपयोग सिद्धांत के समर्थक कौन है? एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेटा संज्ञान की बात आती है। व्हाट इज मेटा कॉग्निशन? मेटा संज्ञान क्या है? ये एक बड़ा अच्छा है और एक नया टर्म है, आपसे पूछा जा सकता है। मेटा संज्ञान पद के उद्भव का श्रेय जो है वो किसे? जॉन फ्लॉबेल को दिया जाता है। जॉन फ्लॉबेल एक बड़ा नाम है, याद रखिएगा। मेटा संज्ञान इन्होंने ही वर्ड यूज किया, मेटा फ्लॉबेल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मेटा फ्लॉबेल। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मेटा संज्ञान संज्ञानात्मक घटनाओं के बारे में संज्ञान, या संज्ञान के बारे में संज्ञान कह सकते हैं, या जानने के बारे में जानना। नोइंग अबाउट नोइंग। अब देखिए ये बड़ा अटपटा सा पहेली जैसे बुझाई जा रही है यहाँ पे कि संज्ञानात्मक घटनाओं के बारे में, संज्ञान के बारे में, संज्ञान के बारे में संज्ञान। अब स्मृति कैसे काम करती है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, उस पर शोध करना, उस पर रिसर्च करना। ठीक है, उस पर जैसे मेटा स्मृति की बात करें, मेटा स्मृति क्या कहती है कि मेटा स्मृति से यह पता चलता है कि स्मृति किस तरह से कार्य करती है। उसी तरह से मेटा संज्ञान से क्या पता चलता है कि संज्ञान क्या है, संज्ञान के बारे में जानना, संज्ञानात्मक घटनाओं के बारे में जानना, हम क्या जानते हैं उसके बारे में जानना कि हम उसे क्यों जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब मेटा संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। मेटा संज्ञान के 3 पहलू हैं। पहला है ज्ञान, मतलब जिसे हम नॉलेज बोल देते हैं। दूसरा है मॉनिटरिंग, ठीक है, और इसके बाद तीसरा है नियंत्रण। तीसरी चीज याद रखिएगा, नियंत्रण। ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट पहला है ज्ञान मतलब नॉलेज, दूसरा है मॉनिटरिंग, तीसरा है नियंत्रण मतलब कंट्रोल। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बात करते हैं और लगभग अब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। स्मृति को उन्नत बनाने की विधियां, मतलब मेमोरी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। बुडरो एक बड़ा अच्छा नाम है स्मृति प्रशिक्षण के बारे में। इन्होंने 7 तरीके की विधियां बताई स्मृति को प्रशिक्षित करने के संबंध में। इन्होंने बहुत अच्छा प्रभावशाली काम किया, प्रभावशीलता दिखाई, और स्मृति को उन्नत बनाने की, बेहतर बनाने की 7 विधियां, 7 तरीके बताए। हम यहाँ पे 3 पर ही चर्चा करेंगे। पहला है ओवर लर्निंग के बारे में बात की गई। अब देखिए, पाठ को पूरी तरह से सीख लेने के बाद भी अभ्यास जारी रखना। पाठ को आपने पूरी तरह से सीख लिया है, उसके बाद भी अभ्यास जारी रखें तो वो क्या कहलाएगा? ओवर लर्निंग कहलाएगा। अब देखिए, अंडर लर्निंग मतलब क्या होता है? अंडर लर्निंग मतलब न्यून सीखना, जस्ट लर्निंग मतलब जैसे परफेक्ट कहते हैं ना, पूर्ण सीखना, और ओवर लर्निंग मतलब अधिक सीखना। अगर आप ओवर लर्निंग करते, जस्ट लर्निंग मतलब आपने पूरी तरह से सीख लिया, उसके बाद भी अगर आप अपने लेसन को रिवाइज करना जारी रखते हैं तो किस में आएगा? ओवर लर्निंग में आएगा। इस तरह से अगर आगे बढ़े, यहाँ पे शब्द सहायक प्रविधियां, ठीक है, निमोनिक डिवाइसेस कह सकते हैं, इसे निमोनिक कह सकते हैं। अब जैसे देखिए, परिवर्णी शब्द कह सकते हैं और परिवर्णी पंक्ति। परिवर्णी शब्द को एक्रोनिम्स बोल सकते हैं, जैसे WHO आपने याद रखे, और WHO का नाम जैसे सुनते हैं तो इससे आपको क्या नाम आ जाता है याद? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब क्या है? शॉर्टकट है, निमोनिक है, परिवर्णी शब्द है, एक्रोनिम्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने शॉर्टकट बना लिया WHO, यही चीज कहलाती है परिवर्णी शब्द। ठीक है, और परिवर्णी पंक्ति की अगर बात करें, एक्रोस्टिक्स की अगर बात करें, तो जैसे एक शब्द सुन करके हमको पूरी पंक्ति याद आ जाती है। जैसे हमने बोला सारे जहां से, तो आपको आगे समझ आ गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये किसका उदाहरण होता है? परिवर्णी पंक्ति का। ये भी एक अच्छी चीज है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब PQRST मेथड की। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PQRST मेथड मतलब, P का मतलब क्या होता है? प्रीव्यू मतलब पूर्व दर्शन, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, R का मतलब होता है रीड मतलब पढ़ना, और S का मतलब होता है सेल्फ रिसाइट मतलब आत्म प्रपठन मतलब स्वयं पढ़ना, और T का मतलब होता है टेस्ट। अब देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। QR और S जो होता है क्वेश्चनिंग, ये क्वेश्चन, रीड और सेल्फ रिसाइट। छात्र जो होते हैं QR और S अवस्थाओं को एक साथ किसी अनुच्छेद पर लागू करके ही अगले अनुच्छेद पर मतलब बढ़ पाते हैं। अब ये क्या चीज है, ये समझ लीजिए। अगर इसको एक पैराग्राफ पे लागू नहीं करेंगे
ठीक है। प्रीव्यू मतलब पूर्व दर्शन, जैसे प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना किसी चीज को, ठीक है। लेकिन किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सेल्फ रिसाइट करेंगे। किसी भी छात्र को, किसी भी छात्र को आत्म प्रवर्तन का सेल्फ रिसाइटिंग मतलब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और छात्रों को अपने अध्ययन के समय का 80% जो है ये सेल्फ रिसाइटिंग पर खर्च करना चाहिए, यहाँ पे देना चाहिए। और सबसे लास्ट स्टेज फिर आती है टेस्ट वाली बात। तो इस तरह से आप अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार पुनः समझते हैं। प्रीव्यू मतलब प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना। क्यू, आर और एस, किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहेंगे, करेंगे, ये क्यों है, क्या है, कैसे है ना। इसके बाद उसे पढ़ेंगे और इसके बाद सेल्फ रिसाइट करेंगे। विद्यार्थी को अपने अध्ययन का 80% टाइम यहाँ पे देना चाहिए सेल्फ रिसाइट पर, और सबसे लास्ट में फिर आता है टेस्ट। तो इस तरह से मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इससे संबंधित अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब नोट्स बनाने हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।